प्लासी की लड़ाई। लेकिन 23 जून 1757 दिन बृहस्पतिवार को यहां एक ऐसी खून भरी होली खेली गई जिसने भारत को सदियों के लिए गुलाम बना दिया। इस युद्ध में एक और बंगाल के नवाब की सेना थी तो दूसरी ओर ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव से था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के पास जहां 40 से 45 हजार सैनिक थे तो वहीं अंग्रेजों के पास सिर्फ 3 से 4 हजार सैनिकों की ताकत थी। बंगाल के नवाब के पास जहां 50 तोपें थी तो वहीं अंग्रेजों के पास सिर्फ 12। लेकिन इस एक तरफा नजर आने वाले युद्ध में बंगाल के 500 सैनिक मारे गए थे जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 27 जवानों की जाने गई थी। और ये सब हुआ था एक धोखे की वजह से, वो धोखा जो एक राजा को उसके सेनापति ने दिया था। 23 जून को शुरू हुई इस जंग में उस वक्त बंगाल के नवाब रहे सिराजुद्दौला अपने प्रधान सेनापति मीर जाफर, 3 सेनापति यारालुफ्त खां, राजा दुर्लभ राज और मीर मदन के साथ जंग के मैदान में कूद पड़े थे। नवाब की सेना में सबसे आगे तोपों को रखा गया था। उसके बाद करीब 4000 घुड़सवार और 6000 पैदल सैनिकों के साथ सेनापति मीर मदन तैनात थे। बाकी के 2 सेनापतियों और आधे से ज्यादा करीब 35 सैनिकों के साथ प्रधान सेनापति मीर जाफर खड़ा था। सुबह 8 बजे युद्ध का बिगुल बजता है और शुरू होती है जंग। इस जंग में नवाब की ओर से पहला गोला दागा गया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में अंग्रेजों की ओर से भी गोले छोड़े गए। शुरुआती दौर में नवाब की सेना अंग्रेजों पर हावी रही। इस वक्त तक नवाब की सेना से सिर्फ सेनापति मीर मदन के कमांड वाली सेना ने ही मोर्चा संभाल रखा था। बाकी की सेना तो मीर जाफर के आदेश का इंतजार कर रही थी। 3 घंटों तक ऐसे ही युद्ध चलता रहा। लेकिन 3 घंटे बाद तेज बारिश होनी शुरू हो गई। पहले से ही बारिश वाले इलाकों में युद्ध लड़ चुके क्लाइव ने फौरन गोला बारूद को ढकने का आदेश दिया। लेकिन एक अनुभवहीन नवाब और उसके लापरवाह सेनापतियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद महज 1 घंटे की बारिश में ही नवाब के सारे गोला बारूद बर्बाद हो गए। बारिश रुकने के बाद फिर से युद्ध शुरू हुआ और यही वक्त युद्ध के लिए निर्णायक भी साबित हुआ। बारिश के रुकते ही सेनापति मीर मदन ने बिना स्थिति को समझे अपने घुड़सवारों को अंग्रेजों पर हमला करने का आदेश दे दिया। ऐसे में अंग्रेजों ने तोप से गोले दागने शुरू कर दिए जो नवाब की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। इसी हमले में सेनापति मीर मदन को भी जान गंवानी पड़ी। कहते हैं कि मीर मदन की मौत से सिराजुद्दौला को बड़ा धक्का लगा, जिसके बाद उन्होंने मीर जाफर के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी और कहा कि इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में है। उस वक्त मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को भरोसा तो दिलाया, लेकिन विश्वासघात का गंदा खेल भी खेल गया। मीर जाफर ने क्लाइव को यह संदेश भिजवा दिया कि मौका है, चढ़ जाओ। उस वक्त तक नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की गद्दारी का पता लग चुका था। उसे यह मालूम पड़ चुका था कि उसकी एक बड़ी सेना ने भी उससे गद्दारी की है। ऐसे में अकेला सिराजुद्दौला भला क्या करता? अपने 2000 विश्वास पात्र सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला वहां से निकल गया। फिर बिना राजा के सेना क्या करती? शाम होते होते नदी किनारे खून से सनी जमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया। दरअसल देखा जाए तो प्लासी की लड़ाई एक अनुभवहीन नायक, लापरवाह सेना नायक, धोखेबाज सेनापति और चालाक अंग्रेजों की कहानी है। अगर इस युद्ध के कारणों को समझने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें प्लासी की लड़ाई से भी जरा पीछे जाना होगा। ये उस वक्त की कहानी है जब अंग्रेज मसालों के व्यापार के लिए भारत आए थे। उस वक्त मुगल कालीन बंगाल सूबे में अभी के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इस सूबे की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। कहते हैं कि उस वक्त के मुर्शिदाबाद की चकाचौंध तभी के लंदन शहर से भी ज्यादा थी। यही वजह थी कि अंग्रेजों की नजर बंगाल की ओर टिक गई।
कहते हैं कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह फारूक सियार से शाही फरमान मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अंग्रेज यहां बिजनेस तो कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर सिर्फ यहां के व्यापार पर नहीं थी। इस व्यापार के दम पर उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां अपने कदम जमाने की कोशिश भी कर रही थी। अंग्रेज बंगाल को पाने के लिए इतने आतुर हो गए थे कि बाय हुक और बाय क्रुक वो बस इसे हासिल कर लेना चाहते थे। इसी मंसूबे के साथ उस वक्त अंग्रेज कलकत्ता में किले भी बनाने लगे थे। ऐसे में जहां अंग्रेज किसी एक मौके की तलाश में थे, वहां उन्हें धीरे धीरे करके कई ऐसे मौके मिलते चले गए जिससे उन्होंने बंगाल की सत्ता हासिल कर ही ली। दरअसल उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज घात लगाए बैठे ही थे कि उधर बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का निधन हो गया। वो उस वक्त 80 साल के थे। इतिहास के जानकार बताते हैं कि अली वर्दी खान के सामने ही अंग्रेजों ने किला बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उम्र का असर कह लीजिए या फिर हालात के मारे अली वर्दी खान इसके खिलाफ कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। अली वर्दी खान की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 को हुई थी। अली वर्दी खान का खुद का कोई बेटा नहीं था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बंगाल की गद्दी को उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं दिया। उन्होंने अपनी छोटी बेटी अमीना बेगम के बेटे यानी अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल के तख्त का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मरने से पहले अली वर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी को लालची सौदागरों से सावधान रहने का पाठ दे दिया था। इस बारे में 1960 में लिखी गई किताब भारत में अंग्रेजी राज के लेखक और स्वतंत्रता सेनानी को सुंदर लाल ने लिखा है। अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को नसीहत देते हुए कहा कि अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है, तुम अंग्रेजों को पराजित कर लोगे तो बाकी दोनों कौमें तुम्हें अधिक तकलीफ नहीं देंगी। मेरे बेटे, उन्हें किले बनाने या फौज रखने की इजाजत न देना। यदि तुमने यह गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल के थे जब उन्हें बंगाल की कमान सौंपी गई। कई इतिहासकारों ने तो उन्हें फॉर्च्यून चाइल्ड नाम दिया है, क्योंकि अली वर्दी खान ने अपनी 3 बेटियों के कई संतानों में से सिराजुद्दौला को चुना था। ऐसे में बंगाल के इस नए और युवा नवाब के सामने चुनौतियां भी कुछ कम नहीं थी। भले ही इस युवा नवाब की परवरिश बड़े ही नाज़ अपनों से भी था। वे अपने जो सामने साथ खड़े होकर पीठ में छुरा घोंपने को तैयार थे। इसके अलावा नवाब अली वर्दी खान की दूसरी बेटी मौमीना बेगम का बेटा शौकत जंग भी नवाब बनने के ख्वाब देखता था, इसीलिए वो भी सिराजुद्दौला से बेइंतहा नफरत करता था। सिराजुद्दौला को लेकर एक बात और भी कही जाती है कि क्योंकि अली वर्दी खान को उन्हें बंगाल की गद्दी सौंपनी थी, इसीलिए जब सिराजुद्दौला महज 11 साल के थे, उस वक्त 1744 में अली वर्दी खान उन्हें मराठों के साथ हुई एक जंग में लेकर गए थे। इस लिहाज से भले ही सिराजुद्दौला की उम्र कम रही हो, लेकिन उसने जंग देखी थी और काफी हद तक वो सियासत के दांव पेच समझने लगा था। सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के बाद भी अंग्रेजों के किले बंदी का सिलसिला जारी था, जिसके बाद मजबूरन सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का दमन करना शुरू कर दिया। 24 मई 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कासिम बाजार की कोठी खाली करवाई। फिर 5 जून को नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की ओर निकले। वहां निशाने पर था फोर्ट विलियम। दरअसल फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। 11 दिन बाद जब नवाब अपने सैनिकों के साथ कलकत्ता पहुंचे तो 16 जून को नवाब के किले को चारों ओर से घेर लिया। यहां हुई छोटी सी लड़ाई के बाद 20 जून को इस किले में नवाब की विजयी सेना ने प्रवेश किया। वैसे इस घटना से जुड़ी एक और घटना है जिसका जिक्र अंग्रेज इतिहासकार अक्सर करते हैं। उनका कहना है कि इस लड़ाई में जीतने के बाद नवाब से एक अंग्रेज अफसर मीर जाफर के महल में उनसे मिलने पहुंचा। यहां एक समझौता हुआ, वो ये कि अगर मीर जाफर सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने में अंग्रेजों की मदद करेगा तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा।
जिसके बाद 12 जून को मीर जाफर ने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा और कहा कि यहां सब तैयार है। जिसके बाद 14 जून को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। इतिहासकार बताते हैं कि प्लासी की लड़ाई खत्म होने के कुछ दिनों बाद नवाब को भी पकड़ लिया गया और 2 जुलाई को सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। जिसके बाद अगले दिन सिराजुद्दौला के कटे हुए सिर को हाथी पर रखकर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया था। कुछ इस तरह से ही प्लासी की लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेजों ने भारत पर कब्जे की शुरुआत की और यहीं से दौर शुरू हुआ भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का। तो दोस्तों, यह थी भारत की वो सच्ची घटना जो किसी भी भारतीय का खून खौला दे। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।